हेलो एवरीवन। तो आज का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हमारे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। यानी वही क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो हमारे इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में अंत तक और देखते हैं। और अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आई प्रॉमिस टू यू, अगर आप मेरी वीडियो को 10 से 15 मिनट डेली देखते हैं तो आपकी जीके बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा पहला ही क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है सन 2023 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय एशियाई यानी इंडो एशियन, इंडो यूरोपियन, ठीक है, भारतीय यूरोप, भारतीय द्रविड़ या भारत तिब्बत। तो इसमें जो हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा विवरण भी देख सकते हैं, यानी कि इसकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे कि जो हमारा संस्कृत भाषा है ये जो हमारी यूरोपीय भाषा है, ठीक है, इसके भाषा परिवार में ये वाली भाषाएं आती हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, संस्कृत, असमिया जो कि असम में बोली जाती है, गुजराती जो गुजरात में बोली जाती है, हिंदी जो कि हमारे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, कश्मीरी जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और सिंधी जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये सिंधी बोली जाती है। और रही बात हमारी संस्कृत की, तो संस्कृत हमारे समस्त भारत में बोली जाती है, जो कि ब्राह्मणों की एक भाषा थी। ठीक है, फिलहाल अभी इसे नहीं बोला जाता है। अब इस भाषा का जो महत्व है वो बहुत ही कम हो गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर्य की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी। यानी कि जो आर्य लोग आए थे उनकी सामाजिक इकाई क्या थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि जो सामाजिक इकाई होती हैं उसमें कौन सी थी, आर्यों की कौन सी थी, जैसे कि राजन, परिषद, गण, जन। तो यहाँ जो हमारी आर्यों की जो सामाजिक इकाई थी वो जन थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आप थोड़ा सा विवरण देख सकते हैं, जैसे कि गण क्या होता है ना, परिषद क्या होती है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गण आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं होती हैं। ठीक है, और जो परिषद होती है ये समितियां सभाओं के समान एक छोटी संस्था होती है। ठीक है, जैसे ये सभाएं होती हैं उसमें जो परिषद होती है एक छोटी निकाय या संस्था होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो परिषद थी ये विशेष रूप से इसमें ब्राह्मण शामिल होते थे। ठीक है, ये ब्राह्मणों की होती थी। और यहाँ आगे आर्यों से संबंधित कुछ जानकारी दी हुई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आर्यों द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्द, जैसे अयस धातु के लिए प्रयुक्त होता था। जैसे अगर ये लोग कहते थे अयस, अयस शब्द ये धातुओं के लिए प्रयोग करते थे जो आर्यन थे वो, जैसे कि तांबा, कांसा, ठीक है, इस प्रकार के जो धातु थे उन्हें अयस कहा करते थे। ठीक, यहाँ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, ग्रंथ होगी, तो आपको पता होगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है देख सकते हैं, हायर सेकेंडरी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हमें दे रखा है कि मनुस्मृति, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और महाभाष्य। तो जो हमारे वेद है इसमें से कोई सा भी वेद नहीं है। ठीक है, वेद हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ी सी आप जानकारी पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो ऋग्वेद है इसमें मुख्य देवता है इंद्र। थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो ऋग्वेद है, यानी कि जो सबसे पुराना ऋग्वेद है उसमें जो मुख्य देवता इंद्र हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ अगर हम बात करें महाभाष्य की, तो महाभाष्य ये पतंजलि द्वारा लिखा गया था, पतंजलि ऋषि द्वारा। और अर्थशास्त्र आपको पता ही होगा ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार में काम करता था। यानी कि जो खेती करना, पशु पालना और जो व्यापार से संबंधित काम थे वो कौन करता था। तो आपको वर्ड तो पता ही होगा, यहाँ चर्चा की गई वर्ड, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो हमारे वर्ड हैं। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ए, यानी कि वैश्य। वैश्य जो थे यानी व्यापारी, वैश्य को आज हम बनिया इत्यादि है ना इस प्रकार से बोलते हैं। तो वैश्य जो थे इन्हीं का काम था पशुपालन करना, खेती करना और व्यापार करना। ठीक, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था
नहीं की गई थी। यानी कि जो हमें 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा आश्रम है जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। और ये सवाल SSC MTS में पूछा गया है। गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, इन तीनों आश्रम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो परमार्थ जो है इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ये हमारा पहला वाला राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ थोड़ी विशेष जानकारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास जैसे जो आश्रम थे, इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य धारण कर सकते थे, यानी इनका जो पालन ये 3 वर्ग के लोग करते थे। और साथ ही साथ जो महिलाएं होती थी उनको वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रमों का पालन करना होता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी पूर्व मीमांसा, यानी कि मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अध्ययन, इसका अर्थ होता है अध्ययन, मीमांसा का अर्थ होता है अध्ययन। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ हमें 4 नाम दिए गए हैं, कपिल, व्यास, जैमिनी या पतंजलि। तो इसमें जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है ये ठीक है, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से होने लगा था की जगह लोहे का इस्तेमाल। यानी कि ऐसी कौन सी धातु थी जिसकी जगह लोहे का अत्यधिक प्रयोग होने लगा था। तो यहाँ लकड़ी, क्या वो लकड़ी थी जिसकी जगह लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, क्या पीतल थी या कांसा था। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है कांसा। कांसा जो था उसके स्थान पर पूर्वी दक्षिण पूर्वी यूरोप में, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में कांसे की जगह लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी कि ये जो भरत वंश है इसका उल्लेख किस वेद में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो हमारा सबसे प्राचीन वेद है यजुर्वेद, और यजुर्वेद में ही जो भरत वंश है, भरत वंश, इसकी चर्चा की गई है। और भरत वंश के आधार पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, भारत, ये बात आपको याद रखनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए 3, 2, 1 या 4। तो यहाँ पूछ रहा है कितने वेद हैं, भारतीय इतिहास में कितने वेद हैं। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको पता ही होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन ठीक है, यानी कि जो हमारे वेद हैं वो 4 हैं और आपको पता भी होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह है। यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू और बीमारियों से बचने के लिए तंत्र मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड वाला ठीक है, अथर्ववेद जो है इसमें बीमारी और जादू टोने से बचने के लिए, जो बुरी आत्माएं और जादू टोने से बचने के लिए मंत्र दिए गए हैं।